फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वर्ड मैडन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वर्ड मैनर के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहां स्वर्ड मैडन थकी हारी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गई है। हांफते हांफते ऊपर चढ़ के कहती है, फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफी ज्यादा इमोशन हो गई थी। पर इस मैनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है? ये वापस से यहां क्यों आ गई है? वो तुरंत इसको यही रोकता है और कहता है, ये भिखारी कहां से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है? गार्ड कहता है कि इस चूस वर्ड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जा यहां से। इस गार्ड के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को बचाने के लिए यहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर यह रिएक्शन देख के स्वर्ड मैडन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूं, मेरा नाम चूलिंग है। वो गार्ड जब देखता है कि ये हाथ से रोकने पर नहीं रुक रही है तो वो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, बेशर्म, ये जंगली चूहा कहां से आया? इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये एल्डेस्ट मिस का भेष बना के आया है? इसी पल दफा हो जा यहां से, वरना मेरी ब्लेड को दया ना दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुन के स्वर्ड मैडन तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवार ही पकड़ लेती है। वो एकदम इमोशनल टोन में कहती है, चूसी जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूं। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे। तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी, याद है? ये सुन के वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता है और चिल्लाता है, तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है? वो मन ही मन घबराते हुए सोच रहा था, क्या इसका दिमाग घास चरने गया है? गार्ड सोचता है कि फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेन से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहां वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है? सामने से वो स्वर्ड मैडन अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी कि भले ही मैं यहां चू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूं, पर फादर और मदर ने मुझे खुद के ही फ्लेश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है कि ये तो सच में एल्डेस्ट मिस चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है, खत्म हो गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू स्वर्ड मैनर के लॉर्ड, जो इस स्वर्ड मैडन के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाते हैं। पीछे से उनकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहां आते ही वो लड़की तुरंत फादर के गले लग जाती है। लड़की चिल्लाती है, फादर मैं वापस आ गई। अपने फादर को गले लगाते ही वो रोने लग जाती है। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पोंछती है। वो पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहां? तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डाउसेक ने हॉस्टेज बना लिया था। उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहां से भाग गई। अब मैं वादा करती हूं, मैं फादर और मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वर्ड मैडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है, पर वो बंदा तो वहीं पे ही रोने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। हमें पता चलता है ये है चू सेफाई, चूलिंग का एल्डर ब्रदर, स्वर्ड मैडन का बड़ा भाई। फिर सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है। लुई पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बताया जाता है कि दी फर्स्ट हेवन जहां ग्रेट डाउसेक लोकेटेड है, यह सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रिलम्स प्रेनेटल से लेकर डाउ इंटीग्रेशन तक डिवाइडेड है। लुई ने पूरे 15 दिनों तक कल्टीवेशन की, जिसमें वो क्यूआई रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत ही अपनी ओरिजिन कोर को बनाना शुरू कर दिया, पर अचानक से उसको कुछ अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है। वो सोचता है कि क्या चल रहा है, मेरी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो पत्थर की तरह सख्त हो गई है। छानबीन के बाद सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन है। लुई कहता है, क्या सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन? उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। वो कहता है, ये जरूर दोबारा उन घटिया औरतों का ही काम होगा। बस यिन यांग डिवावरिंग गुस्से ही उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्होंने ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। इन्होंने सुनिश्चित किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद मैं दोबारा अपनी जिंदगी में पीक पर कभी ना पहुंच पाऊं। पर मेरे पास अब भी एक हुक्म का इक्का है। वो अपना हाथ घुमाता है, जिससे उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है। वो पूछता है कि क्या इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है? सिस्टम बताता है कि हाँ,
तुम्हें बस ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन को रिलम पे पहुंचना है और अपनी ट्रू ची का स्ट्रक्चर बदल के ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना है। इससे नेचुरली रेजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। लुई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी आधी एनर्जी तो सॉलिड हो चुकी है। लुई को कुछ याद आता है और वो हंसते हुए कहता है, वेट, मुझे अब याद आया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन कोर रिलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। हालांकि अभी मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि वो इनक्रेडिबली रेयर होती है, पर मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में मैंने एक पिल यूए हंगलिंग को गिफ्ट की थी। वो गुस्से में कहता है कि पर इस जिंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देख के लुई हैरान हो जाता है। एक जायंट दरवाजे के ऊपर एक पंजा सा नीचे उतरता है और पता चलता है कि ये एक क्रेन है। ये जोर से अनाउंसमेंट करता है कि सुनो, ग्रेट डाउसेट की 92 जनरेशन डिसाइपल यूए हंगलिंग ने सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर क्यूआई गैदरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनाम के तौर पर उसे रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स दी जाती है, आर्टिफैक्ट दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटीज को सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। यह सुनकर लुई भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था। उसकी कल्टिवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूं। फिर एकदम से अपनी चोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। तो सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट आखिर तुम अब कहां जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करना है जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है ग्रेट डाउसेक से 500 किमी दूर एक जंगल के बीच स्थापित एक एंशिएंट टॉम के अंदर। और यहीं पर चलते चलते यू हंगलिंग भी अंदर आ चुकी है और वो मन ही मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने के बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर हंगलिंग एकदम कॉन्फिडेंस में चलते हुए एक गुफा के अंदर घुसती है, वहां का दरवाजा खोलती है और एक गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है। वो मन ही मन सोच रही थी, इस जगह के सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स यहां छुपे हैं। इनके अंदर है 9 लाइफ्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर तुरंत आगे बढ़ते हुए उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर, इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूं। पर जब वो स्क्रिप्चर को खोल के देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहां पर लुई की हैंडराइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा है, डिच यू आर टू लेट। और वहां तो बड़े ही प्यार से आराम आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग्स भी की गई थी। ये देख के हंगलिंग कांपती है और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाती है, लुई यू सन ऑफ अ बिच। और जैसे ही वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफी सारी येलो कलर की गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है, लुई मुझे जाने दे यहां से। वो ऐसे ही फालतू चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए यहां कोई नहीं था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है यू हंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, लुई अपना पिछवाड़ा लेके यहां से बाहर निकल। और जैसा कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा घाव और इंजरीज हो रखी है, पर यह देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही है। इसी की वजह से ये काफी ज्यादा गुस्से में इधर घुसाई है सीधा। और वैसे इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, तो मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूं। इसका नाम है यू हंगलिंग, तो हम इसको गुस्सैल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो एमसी के ऊपर ही चिल्ला रही थी पर तभी एक एनर्जी पाम अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है। इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाके खिसकती हुई यहां से जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में ही जाकर गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आओ करके चिल्ला रही थी। तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी मां ने कभी ये सिखाया नहीं कि किसी घर में एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद हंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो मन ही मन सोचती है, लुई
तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। यहां तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर यह सब सिर्फ वो मन ही मन कर सकती है, क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहां बात यह है कि इसे लुई की जरूरत है, इसीलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है, दफा हो जा यहां से। ये सुन के गुस्सैल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधे दरवाजा खुल के इसी को ही हिट होते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती जाती है, पर एकदम से अपना बैलेंस संभालते हुए मन ही मन सोचती है, अंदर ही रख, अंदर ही रख, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूं, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली? तो एमसी की शांत आवाज आती है, नहीं, दफा हो जा यहां से। यह सुन के इस गुस्सैल औरत को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है, तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं। लुई, अब मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ओरा रिलीज करती है। हंगलिंग को वहीं पर ही रोक देती है और कहती है, हंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुन के हंगलिंग का सारा गुस्सा चला जाता है और वो कहती है, मां, आस्टर। फिर एकदम से वो घुटनों पे आ जाती है और एकदम बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाती है, मास्टर उसने मुझे मारा। वो सिसकियां भरते हुए अपने मास्टर को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताती है। तो यहां पर इसकी मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और कहती है, लुई, तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर पे हाथ क्यों उठाया? वैसे मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों से कहा था कि एमसी की ये मास्टर शायद उसकी पिछली जिंदगी में वाइफ रही होगी, पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो हमें अब तक कुछ बताया गया है इस बारे में और ना ही इसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है। उसकी मास्टर होने की वजह से शायद उसे इतना पता है कि एमसी के पास 9 जिंदगियां थी, अब उसके पास एक ही बची है, तो शायद वो अपनी 8 जिंदगियां बिता के काफी गुस्से के साथ यहां पास्ट में आ गया है और बाकी स्टोरी हमें बाद में तो पता चल ही जाएगी। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। इधर जब इसकी मास्टर लुई से ये सवाल पूछती है तो लुई अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसी चली आ रही थी, इसके अंदर कोई मैनर्स है ही नहीं। उसकी मास्टर बड़े ही आराम से हंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, चलो भूल जाओ। वैसे हंगलिंग, तुम यहां लुई से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। इसकी बात सुनने के बाद लुई की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, लुई, तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें यहां किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वह प्रोवाइड कर सकती हूं। इतने आराम से एमसी को समझाने के बावजूद लुई अब भी बिल्कुल एटीट्यूड में बैठा हुआ था और उससे कहता है, माफ करना, पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। यह सुन के हंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो लुई? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल के मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्लाचोट की वजह से अब लुई का भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल को निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देख के उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है, देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो अभी एमसी की तारीफ कर ही रही थी, तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और एकदम से वो पिल सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने उसे चबाते हुए निकल जाता है। ये देख के उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है, लुई तुम। उसकी मास्टर इससे काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो गई, पर यह देख के अब वो गुस्सैल औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और चिल्लाती जाती है, लुई, तू बस देख मैं कैसे अपनी सैक्रेड कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगी। अब ये दुश्मनी देख के उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? और यही उसकी खूबसूरत मास्टर के डिसपॉइंटेड चेहरे के साथ अपना सीन चेंज होता है और हमें चू स्वर्ड मैनर का सीन दिखाते हैं, जहां पर स्वर्ड मैडन को कोई चम्मच से खाना खिला रही थी।
एकदम मीठी आवाज में कहती है, तुम्हारी मदर ने ये एमल्ड राइस कॉन्जी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, बस तुम्हारे लिए। जरा स्वाद लेके देखो, क्या ये अच्छे बने हैं? ये खाने के बाद स्वर्ड मैडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा भावुक होते हुए अपनी मदर से कहती है, थैंक यू मदर, तुम ही मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हो। मैं इस जिंदगी में आपकी और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नौटंकी करते हुए कहती है, क्या सच में? क्या तुम्हारे खुद के बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से? ये सुन के वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे। ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि वो मेरे प्रति तुम्हारे और फादर के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर किए जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है, ठीक है, तो चलो इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। स्वर्ड मैडम भी पीछे से बस होकर लेती है और इधर ये औरत मन ही मन बहुत ही ज्यादा सनकियों की तरह हंसती जा रही थी कि हे, हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। और पीछे स्वर्ड मैडम को बहुत जोर से नींद आने लग जाती है और वो एकदम हिचकिचाते हुए कहती है, मदर मुझे अचानक से इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तो उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस थोड़ा सो लो। पीछे स्वर्ड मैडम को इतनी जोर से नींद आने लग जाती है कि वो तुरंत ही बेड पे गिर जाती है और अपना सर पकड़ते हुए मन ही मन सोचती है, कितना अजीब है, मुझे अचानक से इतनी जोर से नींद क्यों आने लगी और मुझे ये इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ओरा रिलीज करते हुए मन ही मन कमान देती है, सक्लेट ग्रेट स्लॉट्सवर्थ स्क्रिप्चर, बताओ मेरे शरीर के साथ क्या गड़बड़ है? जो रिजल्ट उसे देखने को मिलता है उससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एकदम शक के साथ मन ही मन सोचती है, क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे कैसे पॉइजन हो सकती हूँ? हाँ, क्या ये हो सकता है कि वो एमल्ड राइस कॉन्जी? इतना सोचते ही वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और मन ही मन सोचती है, इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पोरेज अपने ही हाथों से बनाई थी, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तभी उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और सामने से आवाज आती है, क्या तुम अभी तक सो गए हो? ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कंफ्यूज होने लगती है। तो ये बिना सोचे समझे वो सीधा अपने पलंग पर लेट जाती है और अपने चादर से खुद को कवर करने लगती है और आंखें बंद करके एकदम ऐसा नाटक करने लगती है जैसे कि वो सो गई हो। अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है। उसकी मदर कुछ 3 लोगों के साथ अंदर आती है और एक काफी डरावनी आवाज में कहती है, लोग, काम हो गया, पॉइजन ने भी अपना इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से उन तीनों लोगों में से एक बंदा तो उसका खुद का बेटा है, जो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर, जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इंप्रेसिव हो। द ओल्डर द जिंजर द स्पाइसियर द स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है, अदरक जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा उससे मसाला स्पाइसियर बनता है। इधर अब ये दोनों ही माम बेटे एकदम डेडली लुक देते हुए स्वर्ड मैडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है, आ जाओ, इसे यहां से लेके जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि स्वर्ड मैडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही है। अपने ही माँ और भाई से ये डरावने शब्द सुनने के बाद चूलिंग का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था और उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि 2 सर्वेंट स्वर्ड मैडन को उठा के एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हीं के पीछे स्वर्ड मैडन का पूरा परिवार भी चलता हुआ आ रहा था। तभी स्वर्ड मैडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है क्या तुमने चूसी को ठिकाने लगा दिया? ये चूसी वही गार है जिसने स्वर्ड मैडन को अंदर आने से शुरुआत में रोका था। तो उसका सर्वेंट बताता है, माय लॉर्ड, हमने चूसी और उसके परिवार को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया, कोई सर्वाइवर नहीं बचा। उस सर्वेंट को याद करते ही इस मेन लॉर्ड की भौहें खड़ी हो जाती है और ये इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सीलेंट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस ग्रैंड डिजाइन को खराब करने वाला एक सर्वेंट भी हो सकता है। फिर वो गुस्से में हूं करते हुए तिरछी तिरछी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये अचानक खुद से भागते भागते वापस यहां अपनी जिंदगी खत्म करने ना आई होती तो यहां स्वर्ड सैक्रिफाइस में ऑफरिंग के तौर पर तू जा रहा होता। यहां तेरी जिंदगी बच गई तो अब इसे सबक के तौर पर लेना और दारू और नशे में अपने दिन बर्बाद करना बंद कर और थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर। पर वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बेटा अपने फादर के सारे सपनों को हवा में उड़ा देता है और एकदम चैन की सांस भरते हुए कहता है, हाँ फादर, मैं गलत था,
मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अच्छे पूरे मेहनत से कल्टीवेट करूंगा। यहां इन लोगों को ये नहीं पता कि स्वर्ड मैडन यहां इन सब की सारी बातें सुनती जा रही है और वो ये देख के काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहां अपनी जिंदगी खोने के लिए वापस आई हूं। एक सैक्रिफाइस, तो इस मकसद के लिए इन लोगों ने मुझे बड़ा किया। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे देख के लार टपकाने लगता है और एकदम डार्क लुक में कहता है कि अब ये वैसे भी मरने ही वाली है, तो क्यों ना मैं ही पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लूं। हम इसमें मैं आधा ही घंटा लूंगा बस। पर यह सुनकर गुस्से में थप्पड़ मारने की बजाय उसका बाप गुस्से में बस उसके कान पकड़ के खींचने लगता है और चिल्लाता है, किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू। अगर कुछ नहीं तो ये नाम के तौर पर तेरी बहन है। मेरे चूस वर्ड मैनर की रेपुटेशन को कचरे में मत फेंक। जो सुनकर उसका बेटा आओ करते हुए कहता है, डैड इसमें दर्द हो रहा है। रुको, वो तो बस 2 मरे हुए स्लेव्स की पैदाइश है। नाम से हमारा खून का रिश्ता थोड़ी बन जाता है। पर यह सुनकर स्वर्ड मैडन को एक और बड़ा सदमा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। तभी स्वर्ड मैडन की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर के पास आती है और कहती है, कम ऑन, अब वैसे भी तो वो मरने ही वाली है, क्यों ना हम 1 घंटे के लिए अपने बेटे को उसके साथ रहने देते हैं। तो उसका फादर इसकी तरफ देखते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वर्ड रिफाइनिंग में जरा भी देरी नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी फैमिली उनका गुस्सा झेलेगी। पर अब स्वर्ड मैडन उसकी मदर को ही इतनी बुरी बातें बोलता देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी खुद की मदर की तरह ट्रीट किया और फिर भी मेरे बारे में वो इतनी घटिया बातें भी बोल सकती है। अब वो रिग्रेट करने लगती है और मन ही मन सोचती है, लुई, क्या ये वो सच्चाई है जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? तो ये वो रीजन है जिसके लिए तुमने मुझे वापस अपने घर नहीं आने दिया था। वो अपने पास्ट सीन को याद करती है जहां वो लुई के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रही थी, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। और वो ट्रेनिंग करते हुए अपने एमसी से कहती है, यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पर अपना एमसी मुस्कुराते हुए इसे दिलासा देते हुए कहता है, वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है वापस जाने के लिए? जो सुन के स्वर्ड मैडन गुस्से के मारे अपना मुंह फुला लेती है और अपना मुंह मोड़ते हुए कहती है कि वह तो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं जितना कभी मेरे बर्थ पेरेंट्स भी ना करते। इसे ऐसे गुस्सा होता देख के लुई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलो तुम तब तक इंतजार करो, जब तक मैं अपनी उस वार्ड को रिफाइन करना कंप्लीट ना कर लूं देन मैं तुम्हें खुद से तुम्हारे घर लेके जाऊंगा। जो सुन के ये लड़की एमसी के पास आती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, यंग मास्टर, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? आप किस तरह की तलवार को रिफाइन होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? आप तो डेफिनेटली दोबारा मुझे किसी बच्चे की तरह बहला फुसला के यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपना सीन चेंज होता है जब स्वर्ड मैडन चू स्वर्ड मैनर में पहुंचती है तो वहां पर उसे उसका पूरा मैनर जलता हुआ दिखाई देता है। जो सुन के घुटनों पर आ जाती है और रोते रोते कहती है, डैड मॉम को आने में बहुत देर हो गई। तब से ही उसके मन में लुई के खिलाफ नफरत भर जाती है और वो कसम खा लेती है कि लुई कमीने, ये सब तेरी गलती है, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी।